अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। You all are suggested to join the class as soon as possible and let's commence today's language practice. You all are suggested to join the class as soon as possible. रमेश गुप्ता जी, गुड इवनिंग। शालिनी श्रीवास्तव, वंदना विश्वास एंड अदर्श। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर बिना किसी देरी के बहुत ही ध्यान से देखें। पर्सपिक्यूटी, वैगनेस, डलनेस, फेयरनेस, अनविलिंगनेस। आपको पहले डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लेना है कि आखिर क्या पूछा जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना होता है कि भाई सेंटेंस में पूछा क्या गया। तो सेंटेंस में यहां पर अपोजिट पूछा गया है और पर्सपिक्यूटी मीन्स होता है क्या, क्या होता है बताएंगे, आप लोग बताएंगे फटाफट कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्पष्टता, राइट। अब ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। वैगनेस, अस्पष्टता, ए इज द राइट आंसर। अपोजिट ध्यान रखना है। फर्वेंट, तेजी से देखेंगे। इनएक्साइटेबल, एंड्योरिंग, डिस्पैशनेट, सबड्यूड। तो फर्वेंट का मीनिंग होता है उत्साही। क्या जी? उत्साही। अब आपको अपोजिट लगाना है तो क्या लगाएंगे? तेजी से आंसर करेंगे सभी लोग। डिस्पैशनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें उत्साह की कमी होती है ना, वो डिस्पैशनेट होता है। एक्साइटेबल नहीं होगा, इनएक्साइटेबल नहीं होगा, यहां पर डिस्पैशनेट हो जाएगा, उत्साहहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है मींडेरिंग, MEANDERING, काफी अच्छा वर्ड है। और अपोजिट बताना है स्लाइडिंग, स्लोपिंग, स्ट्रेन या स्ट्रेट। तो प्यारे साथियों, मींडेरिंग का मतलब होता है इधर उधर, माने कि तिरछा पिरछा, है ना। तो भाई अपोजिट लगाना है तो स्ट्रेट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तेजी से आंसर करेंगे। फ्लोरिड, वीक, पेल, मोनोटोनस, अगली। सभी साथी तेजी से रिप्लाई करें और बताएं कि यहां पर क्या होना चाहिए। फ्लोरिड का मतलब होता है सजा हुआ, बहुत अच्छा। तो आप अगली में जा सकते हो, है ना। लेकिन फ्लोरिड का दूसरा मीनिंग यह होता है अलंकृत। अब अलंकृत का जो अपोजिट बनेगा वो मोनोटोनस एग्जैक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी होगा ना कि अगली। यही तो इसमें कंफ्यूजिंग है। अंजलि तिवारी जी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है, वेरिटी। थोड़ा दिमाग में जोर दिया करो। सैंक्टिटी, रेवरेंस, फाल्सहुड, रेयरिटी। तो वेरिटी का मीनिंग याद करिए और फिर रिप्लाई करो। तो वेरिटी मीन्स माय डियर होता है क्या? वेरिटी मीन्स होता है सच्चाई। अब बताइए, सैंक्टिटी पवित्रता, रेवरेंस सम्मान, फाल्सहुड झूठापन, रेयरिटी विरलता। तो यहां पर अपोजिट क्या हो जाएगा? फाल्सहुड
सी इज द राइट आंसर। जो सही आंसर कर रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छे। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। लग्जरियंट, लग्जरी लविंग, लवली, रिच, अबंडेंट। तेजी से आंसर करेंगे और सभी लोगों को रिप्लाई करना है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। हाँ, ऐसी सर्दियों में अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लग्जरियंट का मीनिंग पहले आपको सीखना पड़ेगा। लग्जरियंट मीन्स होता है प्रचुर, तो यहां पर ऑप्शन होगा अबेंडेंट। डी इज द राइट अल्टरनेटिव। सही जो सिनोनिम बनेगा वो अबेंडेंट होगा। कई साथियों का आंसर गलत भी आ रहा है। लग्जरी लविंग ना समझ जाना ना, आपका ध्यान तो केवल लग्जरी में रहता है बस। अरे भैया, लग्जरियंट का मतलब प्रचुर होता है, तो ऑप्शन बनेगा क्या? डी ऑप्शन बनेगा, अबंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जिन साथियों का सही है वो चीयर अप करते चला करें। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार टपकेगा। कैंटेंक्रस, कैंसरस, फेरसस, क्वेरलसम, फिसीपेरस, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और यहां पर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, जितने भी आपको न्यू वर्ड्स मिले उनको डिक्शनरी में देखकर कॉपी में नोट डाउन करो और दिमाग में एकदम सेट कर लो। कैंटेंक्रस का मीनिंग होता है झगड़ालू, और अब सिनोनिम क्या बनेगा? क्वेरलसम। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑनस, जवाबदेही, है ना? ऑनस मतलब जिम्मेदारी। अब तो मैंने अर्थ बता ही दिया, तो आंसर तो आएगा ना जल्दी से। सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिसिज्म। इट्स योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 8। खुद ही को शाबाशी देते रहो। गलत हो तो सॉरी फील करो, अगर सही हो तो हैप्पीनेस फील करो, प्राउड ऑफ फील करो थोड़ा सा, है ना? और यहां पर सही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बिल्कुल। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेरिजन, ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट, रिडिक्यूल, कंडेमेशन। कंडेम से बना कंडेमेशन, निंदा, रिडिक्यूल मजाक, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी, स्पेलिंग याद कर लेना। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी को किसी का मान दर्पण करना, उसके मान को नष्ट कर देना, है ना? तो प्यारे साथियों, जो डेरिजन का मीनिंग होता है, मुझे उम्मीद है कि एलएलपी में ये वर्ड दिया है। डेरिजन का जो मीनिंग होता है वो मखौल होता है। मखौल का मतलब मजाक, है ना? अब आप इसके अकॉर्डिंग बोलोगे तो सही आंसर रिडिक्यूल बनेगा। सी इज द राइट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रिडिक्यूल इज द राइट आंसर। जिनका गलत जा रहा है वो सही कर लेंगे, और जो सही कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। लीजिए, ट्राइट, TRITE, कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्राइफ, इम्प्यूडेंट। बी ऑप्शन एम्बेरसमेंट नहीं हो सकता माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइट का मीनिंग होता है घिसी पिटी बात, कोई साधारण या घिसा पिटा, साधारण या घिसा पिटा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉमन प्लेस इज द राइट आंसर। हाँ, हमारे जो प्यारे साथी एकदम ए के साथ जा रहे हैं, वेल डन। आप लोग अपने आप को जरूर थम्स अप किया करो, चीयर अप किया करो, कभी कभी कुछ इमोजी वगैरह सेंड कर दिया करो। एक्टिव माहौल, देखो उम्र बढ़ने के साथ में कुछ
लड़कपन, कुछ बचपन अपने अंदर बनाए रखो, है ना, वरना ये लगेगा कि अब क्या पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो खुशी होनी चाहिए जो टीनेजर्स में होती है। यस, हाँ, जब तक कहे ना तब तक नहीं करते हो, है ना, कहने पर तो फिर क्या कहना है। आइए, सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ए, बी और सी हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर वुड बी डी। यदि कोई गलती ना हो तो आंसर होगा डी। और आज के जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन हैं एकदम धमाल मचा देंगे, ये समझ लो, धांसू क्वेश्चन होंगे। He who has suffered most for the cause, let him speak। और मैं इतने प्यार से समझाऊंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ऐसा ये होगा। समझाना मेरा काम है, आंसर तेजी से करिए। मैं पुनः एक बार पढ़ता हूं, आई रिपीट इट। He who has suffered most for the cause, let him speak। The correct answer is C। ये जो लेट हिम लिखा है ना, ये गलत है। क्यों? यहां लेट हिम नहीं आएगा, क्या आएगा गुरुजी? शुड आएगा बच्चा। क्यों आएगा? अर्थ समझो। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट, यहां पर कई लोगों ने ए मार दिया क्योंकि उनको लगता है कि द मोस्ट होगा। नहीं जी, सुपरलेटिव डिग्री थोड़ी है। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट, जिसने सबसे ज्यादा कष्ट सहा है, फॉर द कॉज, इस कारण की खातिर, शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए। तो यहां पर ही शुड स्पीक, ये ही दोनों में सब्जेक्ट रहेगा और लेट हिम स्पीक नहीं आएगा। शुड स्पीक, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज, अब ये ही से जोड़ो, शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन के लिए कभी कभी फूल पत्ती भेज दिया करो कि गुरुजी क्वेश्चन अच्छा लाए हैं। ठीक है, गलत होना सही होना ये बड़ी बात नहीं है, सीखना बड़ी बात है। A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन कौन इसमें से फिश का सेवन करता है, लेकिन जो करता होगा उसका एकदम सही होना चाहिए। सही होगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं। चलो देखते हैं कितने साथी सही आंसर दे रहे हैं। प्यार से और तेजी से आंसर करिएगा। हम आपको कुछ सॉरी बेहतरीन सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये एफर्ट है, ये प्रयास हमारा है, एंडेवर है कि आपको कुछ अच्छा सिखाएं और जल्दी सिखाएं, तेजी से सिखाएं। तेजी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे साथियों, आप दिल खोल के आंसर करिए और ऐसे भक्तवृंद जो आंसर नहीं करते हैं लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके देखते रहते हैं, उनकी भी आत्मा को हम नमन करते हैं। देखते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। द करेक्ट आंसर इज, क्या होगा जी? डी होगा, कोई गलती नहीं है। कई लोगों को एकदम शौक लगेगा कि ये क्या हो गया भाई, झटका लगेगा, जोर का झटका। धीरे से सहो और सुनो। अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी, इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, एक सर्वश्रेष्ठ पूरक है, टू स्मोक्ड, स्मोक्ड का मतलब है भुनी हुई आग में, और सैमन का मतलब है मछली। सैमन एक ऐसी फिश होती है जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, अर्थात इसमें कभी एस नहीं लगाएंगे। सी में कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है। मजा आया? हाँ, मैंने एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, ठीक है, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए भैया, एक बात जान लो कि अरविंद सर बिना एक्सप्लेन किए आगे नहीं बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो। कोई भी एरर नहीं है। स्मोक्ड यहाँ एडजेक्टिव है, और सैमन मछली एक प्रकार की होती है। ये ऐसी मछली है, सैमन, कॉड और ट्राउट, तीन मछलियां होती हैं। सैमन हो गई, कॉड और ट्राउट, ये तीन मछलियों में कभी भी इनका एस नहीं लगता, ना ए लगता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल एक जैसी होती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसका मतलब फिश नहीं खाते हो, बिल्कुल अच्छे हो भाई। अच्छा और बुरे की बात नहीं है भाई, जो खाते हो उनका भी सम्मान है, जो नहीं खाते वो मेरे जैसे हैं। आ जाओ। आफ्टर नोइंग फिश, सॉरी,
आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तेजी से आंसर करो, प्यार से उत्तर दो, जवाब दो, मजा आएगा, चीयर अप करते रहो, हो हल्ला करते रहो, है ना, फूल पत्ती भेजते रहो, कभी इमोजी भेजो, कभी रोने का, कभी हंसने का, कुछ रोना भी होगा, कुछ हंसना भी होगा, ये जिंदगी है ना। चलो अपने अपने थोड़ा सा हाथ पैर ढक लो भैया, है ना, सर्दी है ज्यादा तो बचाव करके रखो अपने अपने को। तेजी से आंसर लगाएंगे सभी हमारे साथी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर भी आपके उससे अच्छे आ रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। ये जो ट्रुथ दिया है ना, यहाँ गड़बड़ी है। बोलो क्या भैया, ये सच। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रुथ के पहले दा लगेगा। आपको कहेंगे गुरुजी क्यों, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं लगेगा, लगेगा, सुनो ध्यान से। आफ्टर नोइंग ट्रुथ, सत्य जानने के बाद। गुरुजी कौन सा सत्य? दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, उन्होंने इस मामले में सही निर्णय लिया। तो भैया ये जो ट्रुथ है ना, मैं केवल ट्रिक सिखाऊंगा। ये क्या है बोलो? ये बच्चा नाउन है। कोई नाउन है, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आए तो बच्चा उस नाउन के पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। बोलो समझ में आया? यस और नो? थम्स अप करो अगर समझ में आया हो। दे क्या है? सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, तो बोलो इस नाउन के पहले दा लगेगा कि नहीं? अर्थ भी निकालो ना, ट्रुथ निश्चित हो गया। आफ्टर नोइंग ट्रुथ, सत्य जानने के बाद। दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, उन्होंने इस मामले में सही निर्णय लिया। बिल्कुल हिंदी बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। He is university professor, but of his 3 sons neither has any merit. देखो इसमें कोई भी ए ऑप्शन में ना लगाना। अगर तुम्हारा दिल कहे कि यहाँ ए होना चाहिए तो आप लगा सकते हो। He is a university professor, but of his 3 sons neither has any merit. ए मत लगाना। मैंने अजय जी क्या कहा कि ए मान लो कि लगा है, टाइपिंग की मिस्टेक है, ए मैंने लगा दिया। अब ए ऑप्शन कोई मत लगाना। मतलब जो कहता हूं कि ना करना वही काम क्यों करते हो। द करेक्ट आंसर इज नीदर। नीदर नहीं होगा, यहां नन होगा। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। नीदर का प्रयोग 2 के लिए होता है। बेटे कितने हैं? कितने बेटे हैं? 3। तो यहां पर या तो एनीवन लगेगा या नन लगेगा। नेगेटिव भाव है तो नन लगेगा। तो नन हैज एनी मेरिट। आपको ग्रामर में ये गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि नीदर का प्रयोग 2 के लिए, ईदर का प्रयोग 2 के लिए, है ना, और 2 से ज्यादा हो तो ईदर के स्थान पर एनीवन बताए थे कि नहीं, और नीदर के स्थान पर नन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बोलो सी बनेगा कि नहीं? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपके सामने जरूर एक बार आ चुका होगा अब तक के जीवन काल में। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज टाइम यू डिसाइड। तेजी से आंसर करें। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। प्यारे साथियों, यदि इट इज टाइम आता है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। डिसाइडेड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज द राइट अल्टरनेटिव। डिसाइडिंग नहीं, यू डिसाइडेड होगा। इज इट क्लियर? नहीं, द टाइम नहीं होता, इट इज टाइम ही होता है। देखो 2 फ्रेज होते हैं, या तो इट इज टाइम होगा या इट इज हाई टाइम होगा, या तो होगा इट इज हाई टाइम। इसका भी मीनिंग है यही समय है, यही उचित समय है। प्लस लिखो ध्यान से, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर पूरा ध्यान दो।
पूरी शिद्दत से अपना दिल दिमाग सब लगा दो। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्द का चुनाव करना है। और आप देखेंगे द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। अब आपको खाली जगह में सही फ्रेज भरना है। वॉज इट, वॉजंट इट, इज इट, इजंट इट, राइट। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग से लिया गया है। क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब रिपीट होती है। नॉट आए तो हटा दें और ना आए तो लगा दें। तो भाई नॉट ये आ गया है, नॉट तो यहां नहीं होगा, और होटल के लिए प्रोनाउन इट होगा, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ए, वॉज इट। Like humans, zoo animals must have a dentist there. क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिल, फिल्ड, फिलिंग, टू बी फिल्ड। मनुष्यों की तरह जो जू एनिमल्स हैं, चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं, उनके हैव अ डेंटिस्ट, उनके पास एक डेंटिस्ट होना चाहिए। काहे के लिए? फिलिंग दियर टीथ, कि जैसे मनुष्य अपने दांत फिल करवाता है ना, खाली जगह हो जाती है, तो उनके दांत भरने के लिए फिलिंग दियर टीथ। टू बी फिल्ड नहीं होगा, सेंटेंस का भाव निकालें, फिलिंग दियर टीथ। सी इज द राइट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 18। It was very kind of you to do the washing up, but you, it, didn't have do it, hadn't do, mightn't have done, mustn't have done. It was very kind of you to do the washing, but you, लगाइए 18 नंबर में, लेकिन तुमने ये नहीं किया। But you didn't have to do, ऑप्शन ए इज द राइट अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन जो सही करेगा, समझो कि नेचर की कृपा उस पर बरस रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में जितना सीधा है उतना है नहीं। ही वेंट सी अलोन, इन, टू, इनटू, ऑन। 18 नंबर में हमें सभी का देखना है कि कौन कौन सही आंसर कर रहा है। देखते हैं थोड़ा। ए तो बिल्कुल गलत, ये तो डी तो बिल्कुल गलत है, ऑन सी नहीं होगा। 3 में से आप लगा लो। देखो प्यारे साथियों, अरे भाई जो हमने कहा ऑन नहीं होगा, कुछ लोग ऑन पहले से ठोक चुके हैं हटा दो ही वेंट सी अलोन। ध्यान से देखो, ये जो टू है ना, ये डायरेक्शन बताता है, ये नहीं होगा। अब कोई समंदर में जाएगा तो समंदर में जाएगा, सही बात है, लेकिन उसके अंदर बहुत तेज नहीं चला जाएगा। यहां पर एकदम सही आंसर है ए, ही वेंट इन सी अलोन। अब इसको अच्छे से याद कर लो कि जब हम कहीं जगह में जाते हैं तो टू लगता है, लेकिन समंदर के लिए नहीं। ठीक है, टू का प्रयोग देखो क्या होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि वह कानपुर गया, मैंने बोला ही वेंट टू कानपुर, इसका मतलब कि डायरेक्शन का बोध हो रहा कि कानपुर की दिशा में गया, तो यहां तो ये नहीं होगा। अब इनटू गति के लिए आता है, जब जैसे हम कोई चीज ये बताना चाह रहे हो कि इसमें बहुत फोर्स के साथ कोई गया, तो समंदर तो बहुत बड़ा होता है, हैं? समंदर का पानी कैसा होता है, खारा। तो भाई समंदर में गया अकेले, तो समंदर में अकेले गया, ये समंदर है, वो अकेले चला गया, किसी को नहीं ले गया। तो ऐसा थोड़ी कि वो उसके अंदर घुस गया। इनटू गति का भाव नहीं है यहाँ। ए जिसने लगाया है वो आज प्यारी सी स्माइल दे सकता है, और बकाया तो सीख लें। नेक्स्ट, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन शानदार है और जानदार है। धांसू सीरीज है। The of civilization from an agriculture society to today complex industrial world was accompanied by war, adjustment, migration, route, metamorphosis। प्यारे साथियों, एडजस्टमेंट समायोजन होता है, माइग्रेशन बदलाव, जैसे कि मैं मान लीजिए कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से और मैंने एडमिशन लिया आगरा यूनिवर्सिटी में, तो माइग्रेशन बनवाना पड़ेगा। रूट मतलब रास्ता होता है,
और मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग भी आप लोग लिख लें बदलाव, राइट। अब आपको समझना है कि तो क्या लगाएंगे, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का बदलाव एक एग्रीकल्चर समाज से जो आज का कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल संसार है उसमें अकम्पनीड बाय वॉर, वो युद्ध के साथ साथ हुआ। ये जो परिवर्तन देखा आपने, डी वाले एकदम सही है। आपने टाइम लिया लेकिन जवाब अच्छा दिया तो मन खुश हो गया। और इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी अ गुड टीचर, अंडरलाइन करिए कट अप को। ये क्वेश्चंस की वैल्यू वही समझेगा जो थोड़ा सा ज्ञानवान होगा, सेंसिबल होगा, जिससे ये अनुभूति हो जाती है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी अ गुड टीचर, कट आउट, कट इन, कट फॉर। देखो फ्रेजल वर्ब का मतलब सीख लो तो कल्याण होना तय है। थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब डेली का 2-3 पढ़ा करिए। हालांकि एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा फ्रेजल वर्ब की, लेकिन उससे पहले कुछ तो सीख लें। जितने भी प्यारे साथी ए के साथ जा रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। प्यारे साथियों, कट आउट का मतलब होता है के लिए बना होना। ऑब्वियसली ही इजंट कट आउट टू बी अ गुड टीचर। कट आउट मीन्स के लिए बना होना। कहते नहीं कि यार ये आदमी तो एकदम टीचर बनने के लिए ही बना है, बहुत अच्छा समझाता है? आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो किसी को समझाते होंगे तो लोग कहते होंगे बिल्कुल यार टीचर ही होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन ए, वेल डन। बिल्कुल आप चीयर अप कर सकते हैं, यू हैव द राइट टू चीयर अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर गॉट विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। अब देखिए फ्रेज है आपके सामने, फ्रेज को पहले प्यार से देखो। फ्रेज क्या है? क्रेव्ड फॉर। अब आपको बताना है कि सॉट आफ्टर, विश्ड फॉर, वेलकम्ड फॉर, इसके लिए क्या लगाया जाएगा? पावर गॉट विद मनी इज द मोस्ट। प्यारे साथियों यकीन आए तो डिक्शनरी पलट कर देख लीजिए। जो बंदा डिक्शनरी पलटेगा उसका जीवन समर जाएगा। ये सुन लो सीधी सी बात। इन फ्रेजेस को कभी कभी देखा करो। अब देखिए कुछ लोग विश फॉर लगा रहे हैं, कुछ वेलकम लगा रहे हैं। अरे भैया मेरे इस फ्रेज को याद करो। सॉट आफ्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसे सब पाना चाहते हैं। पावर गॉट विद मनी मतलब सत्ता हो और धन हो, इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टुडे, आज सबसे ज्यादा चाही जाने वाली चीज है। संयोग की बात तो यह है कि जो सॉट आफ्टर फ्रेज है ये व्यक्तियों के लिए भी आता हो। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा आया हो कि जिसे सब पाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यूज कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आज की रात आपकी अच्छी हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मन में एग्जाम्पल सोचना, बगल वाला सुनने ना पाए, पता लगे झगड़ा हो जाए। करेक्ट आंसर इज ए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 में आ जाओगे। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग, हैज टू वॉश, इज इन नीड ऑफ अ वॉश, नीड्स वॉशिंग, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें से जो ऑप्शन मैंने बनाया है उसमें भी लोग कंफ्यूज होंगे, सही वाला भी कुछ लोग लगाएंगे। जल्दी से आंसर करिए, तेजी से आंसर करेंगे। द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। भैया जो आपकी ब्राउन शर्ट है ना उसे धुलाई की जरूरत है। यहां पर वांट्स को भी अंडरलाइन करें, ठीक है? गलती से वांट्स अंडरलाइन नहीं है, वांट्स को भी अंडरलाइन ही समझना। लो मैं कर देता हूं, वांट्स इतना पूरा अंडरलाइन है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जिस ऑप्शन को मैंने खुद बनाया है, एक्चुअल में हमारे टाइपिस्ट महोदय ये टाइप करना भूल गए थे सी और डी आंसर, तो सी ऑप्शन मैंने बना दिया और ज्यादातर लोग सी में चले गए, लेकिन कुछ साथी सही जा रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। द ब्राउन शर्ट इज इन नीड ऑफ अ वॉश। याद रखेंगे जब कपड़ों आदि को धुलाई की जरूरत हो ना
तो इन नीड ऑफ होता है, उसमें नीड्स वॉशिंग नहीं होगा। कोई व्यक्ति थोड़ा है कपड़ा कि कपड़े को सी आंसर लगा दिए। देखो सी आंसर मैंने बनाया था, ये आज ही बनाया एकदम थोड़ी देर पहले, ताजा ताजा एकदम फ्रेश आइटम था, आप गलत कर दिए। बी इज द राइट आंसर। आप अपने नोट्स में देखना तो वहां पर सी और डी आंसर होगा ही नहीं, और जब मैं ये सेट कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर सी आंसर नहीं है, मैंने बना दिया। चलो यू आर आस्क्ड टू कॉपी द लेटर वर्ड बाय वर्ड। पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा सभी प्यारे साथी। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रेटिंग दे दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते हुए। अब ध्यान से देखिएगा कि यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड। तो प्यारे साथियों फ्रेज याद करो, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः को हम बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने लायक है। ए इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। नेक्स्ट, द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर्स, सेंसरी, सेंसुअल, सेकेंडरी, नो इंप्रूवमेंट। तो भाई दोनों शब्दों से आप परिचित हो और क्वेश्चन शानदार है। यहां पर पूछना चाहता है क्वेश्चन कि जो सेंसुअस है क्या यह राइट है या कुछ और लिखें। देखिए जिसने थोड़ा बहुत जॉन कीट्स को पढ़ा होगा उनके विषय में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग उनको सेंसुअल मानते हैं, कुछ कह देते हैं नहीं वो सेंसुअस पोएट थे, क्रिटिक लोग। तो जिसने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा होगा वो तो एकदम सही करेगा। द करेक्ट आंसर इज बी। और नहीं पढ़ा तो हम आज समझा भी देते हैं। देखो सेंसरी तो कोई यहां मतलब नहीं ना, सेकेंडरी। सेंसुअल का मतलब होता है भोग विषय संबंधी, और सेंसुअल का मतलब होता है शारीरिक सुखों से संबंधित। हम सेंसुअस नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जॉन कीट्स हैं वो कोई चीज इतना मतलब अंदर से एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसे प्रेमिका का वर्णन किया, शी लव्ड मी 4 टाइम्स, है ना। तो वो सारा ऐसा वर्णन करते हैं कि बहुत ही ओपन बात बोलते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है जब उसको पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में तस्वीर बनती है और वो एक ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो सामने दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन सेंसुअस का मतलब जो हो जाता है वो नेगेटिव सेंस में हो जाता है। केवल हम जब ऐसी बात करते हैं कि शारीरिक सुखों की बात करते हैं, तो जब प्लेजर शब्द आ गया तो ये सेंसुअल वर्ड होता है, शारीरिक सुखों से संबंधित। अब द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअल प्लेजर, न कि सेंसुअस। सेंसुअल, ये जो सेंसुअस है ये इंद्रिय जन्य हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी वाले एकदम चंगा हो जाए, थम्स अप करें, चीयर अप करें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। डायरेक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ते हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आंसर करें। एन अंडरहैंड डिवाइस resorted to in order to justify misconduct, subterfuge, maneuver, stratagem, complicity। प्यारे साथियों क्वेश्चन काफी अच्छा है। सबटरफ्यूज का मतलब तो टाल मटोल होता है, और मैनोवर ये स्पेलिंग याद कर लेना, MANOEUVRE, इसका मतलब चाल या युक्ति होता है। और स्ट्रेटजम का मतलब छल होता है, अच्छा वर्ड है ये भी। और कॉम्प्लिसिटी का मतलब मिली भगत होता है, जैसे 60 गांठ भी कहते हैं, मिली भगत। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। कह रहा है कि एक अंडरहैंड डिवाइस यानी गलत डिवाइस, गलत युक्ति जिसका हम सहारा लेते हैं गलत चीज को सही साबित करने में, तो उसे हम चाल ही तो कहेंगे। मैनोवर,
EUVRE। अब भी का भी याद करो और कमेंट बॉक्स में छापो। बी इज द राइट आंसर। स्पेलिंग लर्न कर लेना है। मैन, OE वर, MANOEUV, सॉरी MANOEUVRE। ध्यान रखना इस स्पेलिंग को जरूर। साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की प्रजातियों का विज्ञान। जीनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एथनोलॉजी, सोशियोलॉजी। देखो, एपिस्टोलॉजी तो जानते हो ज्ञान शास्त्र होता है, और जीनोलॉजी का कोई मतलब नहीं, यहां एथनोलॉजी होगा। क्यों जी? हाँ, जीन का मतलब वंश से होता है, वंश विज्ञान कह लो। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। करेक्ट आंसर क्या होगा जी? करेक्ट आंसर आपका सी होगा, एथनोलॉजी। रेस की बात आ गई ना, और प्रजाति की जब बात करें तो एथनोस यूज करना है, सी। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, मिरेकुलस, इनइफेबल, स्टुपेंडुअस, अपेलिंग। ऑप्शंस अच्छे हैं। जिसे वर्णन करना असंभव है। मिरेकुलस मतलब आश्चर्यजनक होता है, इनइफेबल अवर्णीय, स्टुपेंडस का मतलब भी क्या है? आश्चर्यजनक है। अपेलिंग भयभीत करने वाला। करेक्ट आंसर इज बी, इनइफेबल, अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। One who criticizes popular beliefs which he thinks is mistaken or unwise। जो प्रसिद्ध विचारों की आलोचना करे और जिनको मानता है कि ये गलत है। फिलिस्टाइन, आइकनोक्लास्ट, इम्पोस्टर, कैनिबल। रिप्लाई करेंगे 29 में। One who criticizes popular beliefs which he thinks is mistaken or unwise। फिलिस्टाइन नहीं होगा। आइकनोक्लास्ट मूर्ति भंजक भी होता है, और जो वर्तमान मान्यताओं का खंडन करे उसी को हम आइकनोक्लास्ट कहते हैं। इम्पोस्टर ठग होता है, कैनिबल नरभक्षी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहने वाला है, इसको पूरा समझने की कोशिश करें। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी व्यक्ति को क्या करना? कन्फाइन करना। कन्फाइन का मतलब जेल में डालना, कहीं बंद कर देना, है ना। जैसे वो आगरा में अपने बाप को कोई बंद कर दिया था, क्या नाम था उसका? अरे वो जो ताजमहल बनवाया वही तो था। तो इंटरप्शन, इंटरोगेशन, इंटरमेंट, इंटर्नमेंट। तो इंटरमेंट का मतलब तो पहले सीख लीजिए, इसका मतलब होता है दफन। और सही जो आंसर होगा वो इंटर्नमेंट होगा। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को सीमित कर देना, वो इंटर्नमेंट होता है। डी, वेरी गुड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर आपको जो चुनाव करना है वो सही शब्द को चुनना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चुनाव करना है। बताइए कौन सा करेक्ट है, फटाफट अंडरलाइन करो। और आज आपको एक असाइनमेंट भी है, जितने गलत हैं उनको सही करना, ठीक है। जितने शब्द यहां पर गलत लिखे हैं उनकी सही स्पेलिंग कॉपी में नोट डाउन करोगे और मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। बताइए फटाफट। 31 में देखता हूं कितने लोग ये काम करते हैं। सही स्पेलिंग बताएं कि क्या है। कोलैबोरेट, द करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा बताओ कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है? एनी वन ऑफ यू इफ यू नो कोलैबोरेट बताएंगे। नेक्स्ट 32 में बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है। तो
तो दिमाग लगाओ, एकदम दिमाग का भज्जी बनाओ, है ना, भजिया फ्राई करो दिमाग का। क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर करेंगे। क्लैरियंट, इसका मीनिंग भी जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। भविष्य को देखने वाला, भविष्य को देखने वाला, जो भविष्य देख लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बकाया शब्दों को स्पेलिंग करेक्ट करेंगे। इट्स योर ऑनर्स। लीजिए, आज का ये वर्ड बहुत बेहतरीन शब्द आपके सामने है, सॉनिटी, सेरेनिटी। तेजी से आंसर करेंगे 33 में। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तेजी से बताएंगे क्या होगी सही स्पेलिंग। सेरेनिटी, गंभीरता, एक ही स्पेलिंग सही है, बकाया सब गलत है। आप किसी को भी चेक करिएगा, गलत ही आएगा। देखो कुछ लोग बी लगा रहे हैं, सोनिटी, उसमें आई होता ही नहीं। डी इज द राइट आंसर, स्पेलिंग में मजा आएगा। नेक्स्ट लगाइए 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर करेंगे सभी लोग। अकोमोडेटिव, डी इज द राइट आंसर। अकोमोडेटिव का मतलब है समझौता करने योग्य या समझौता पूर्ण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए लगा रहे हैं तो गलत है, डी सही है। 35, बेनेडिक्शन, बेस्मच, बेनिफिसेंट, बेनोलेंस। तेजी से आंसर करेंगे 35 में। द करेक्ट आंसर इज बेनेवोलेंस, परोपकार। डी इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अब जो सेगमेंट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं उसका नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज। ये कॉम्प्रहेंशन का पार्ट होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, लेकिन जिस व्यक्ति में पैसेंस नहीं होगा वो इसको गलत कर देता है। पूरे पैसेंस के साथ पढ़िए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट दूंगा, सिंगल मिनट पूरा मिलेगा, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप ये सही करने लगो तो समझ जाना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वाकई में अच्छी है। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूं। पहला सेंटेंस दिया है, 4 हमें पी क्यू आर एस इसमें सही करना है। लीजिए, एजुकेशन इन इंडिया हैज अ ग्लोरियस बिगिनिंग। हिंदी बताने की जरूरत तो है नहीं, चलिए अदर ऑप्शन देखते हैं। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, इट वेंट ऑन for the centuries with the same glory. English as the medium of instruction had a very great response. One of the changes was the introduction of English as the medium of instruction. Medium of instruction का मतलब है शिक्षा का माध्यम। As the Britishers left, we had a complexity of opinions regarding English. लीजिए ऑप्शंस आपके सामने एक बार चेक करिए। पी क्यू आर, पहला सेंटेंस यदि आप लगा लो, पहले ट्राई करो कि पी होगा कि क्यू की एस। देखो पहला सेंटेंस, एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ ग्लोरियस बिगिनिंग, बट पी नहीं होगा। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्यू होना चाहिए, और आई होप कि आपको भी ऐसे ही लगना चाहिए। देखो ना, ग्लोरियस से ग्लोरी, पहला पी होगा तो नीचे आइए मंथन करें कि हमारा ऑप्शन कह रहा है पी क्यू के बाद पहला क्यू होना चाहिए, तो पी एस आर, फिर पी लगा के देखो। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मेनी चेंजेस, क्यू पी एस। One of the changes was the
इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आर। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैच कर गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैड अ वेरी ग्रेट रेस्पॉन्स एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट वी हैड अ कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट सेंटेंस से कोई यहां मतलब ही नहीं है। QPSR बी इज द राइट आंसर। काफी लोग सही आंसर भी कर रहे हैं। लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे। इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब है प्रमुख होना या मुखिया होना, टू बी द हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड we are well aware that the intellectuals are leaving our country cannot show opportunities to the intellectuals. The question remains unanswered because our country cannot show opportunities. Then what about their obligation to the motherland? First, we should ask ourselves as to what is happening to the youth intellectuals in India. The situation of brain drain leads to a variety of problems. नीचे आंसर देखें, क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस देखें। अल्टरनेटिव्स जो आपके सामने हैं आर आर पी एस, या तो आर होगा या तो पी एस में से होगा। पहले देखें क्या होना चाहिए। It is very easy to criticize the people at the helm for the slow progress in every field. चलिए लगाइए पहला सेंटेंस 37 में। देखो हमारे सामने एक हिंट मिल रही है द फर्स्ट, और फर्स्ट यदि हम पहला सेंटेंस लगा दें यानी एस को तो शायद बात बन जाए। फर्स्ट भी लिखा हुआ है, एस लगा दें तो हमारा लास्ट ऑप्शन बनेगा SPRQ। यानी कि पहले हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार नीचे ऊपर ना जाना पड़े। SPRQ को चेक करते हैं, राइट। वी शुड आस्क आवरसेल्व्स एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू द young intellectuals in India. P. We are well aware that the intellectuals are leaving our country cannot show opportunities to the intellectuals are. Then what about their obligation to the motherland? The question remains unanswered. यहां पर देखिएगा R के बाद में Q. The question remains unanswered because our country cannot show opportunities. और जब हमारे देश में अवसर नहीं होंगे तो ब्रेन ड्रेन की समस्या होगी, यानी कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स लोग कहीं विदेश में जाएंगे काम करने। एंड द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द डी इज द राइट आंसर, SPRQ। थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने क्या कहा, ये सेगमेंट पेशेंस का होता है, जिसमें धैर्य होता है वही सही करेगा। It is the responsibility of parents to teach the young moral values of life. भाई ये माता पिता की जिम्मेदारी तो है ना, है कि नहीं? It is the responsibility of parents to teach the young moral values to life. Many children take advantage of their parents' busy schedule. This results in children's ignorance of social values. The reason behind it is that parents are quite busy nowadays. Nowadays, parents spend very meager time with children. As such, the society is going away from the value system. चलिए ऑप्शंस देखिए, S, P, S, S, या तो S होगा या P होगा पहला सेंटेंस। देखिए, many children take advantage of their parents' busy schedule. S होना चाहिए। Nowadays parents spend very meager time with children. ये ज्यादा सही है, S। क्यों जी, आप किसके साथ जा रहे हैं बताएंगे? क्या हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 38 में पहला सेंटेंस S को ही लगाएं? 38 में S के बाद R को लगा के देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में विचार करेंगे ना। The reason behind it is that parents are quite busy. सही जा रहा है। और R के बाद पहला ऑप्शन हम देखेंगे SRPQ। क्या है जी? SRPQ। तो SR हो गया, P लगाएं। Many children take advantage of their parents' busy schedule। ये मैच कर रहा है, ये हो गया। इसके बाद में Q।
This results in children's ignorance of social values. As such, the society is going away from the value system. एकदम सही ऑप्शन आपका क्या होगा? SRPQ. इनको दोबारा भी आप मिलाने की कोशिश करिएगा और आपका सेंस कहेगा कि ये राइट है. इसीलिए PQRS डेली नहीं देते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन तो मिलेगा भाई. हर तरीके का भोजन चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए, इसी तरीके माइंड के लिए. द मैन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर फॉर फ्रूट मे बी कॉल्ड अ सन्यासी एज वेल एज अ योगी. चलिए, पहला सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस. अब हम पढ़ेंगे PQRS. आपको दिमाग लगाना है. ऑप्शंस आपको मैं एक बार डिस्प्ले कर दूंगा. ऑप्शंस आप सबसे पहले भी देख सकते हैं. SQRPS, कोई भी सेंटेंस पहला हो सकता है, तो यहां पर आप ध्यान से जवाब देने की कोशिश करेंगे. चलिए देखते हैं. द मैन हु हैज अचीव्ड मच इवननेस टेम्पर विल बी serene because his mere thoughts are changed with the strength of action. He would practice yoga. अब देखिए, ये योगी के लिए आया है. कौन प्रैक्टिस योगा करेगा? योगी है ना. तो ये पहला सेंटेंस मान सकते हैं. He would practice yoga that is evenness of temper and cannot be performed action. नीचे देखें थोड़ा सा, पी किसमें पहले में क्यू अगर मानेंगे तो क्या लग रहा है? अब देखिए यहां पर क्यू के बाद में RSP हो जाएगा. RSP, R लगाएं. द रूट ऑफ द मैटर इज दैट वन शुड नॉट अलाउ हिज माइंड टू फ्लाई फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर टू अनदर एंड फ्रॉम दैट ऑफ अ थर्ड. R लगाते हैं और फिर SP लगा देते हैं. S कहां है जी? S नीचे है. But he who abstains from action altogether is only an idler, मतलब आलसी. S के बाद P. The man who has achieved much evenness temper will be serene because his mere thoughts are changed with the strength of action. A yogi is one who is not attached to his objects of sense or to action and whose mind has ceased to roam restlessly. यहां पर QRSP बिल्कुल सही आंसर है. QRSP, C is the right answer. Next, 40 number यानी लास्ट. This was an important day for Atatürk. Atatürk के लिए ये महत्वपूर्ण दिन था. It was a cold day, but Atatürk would be warm. ध्यान से पढ़िएगा. For the first time he was going to hunt seals alone. First he put on his fur-lined jacket. Then he put on mittens मतलब दस्ताने, and boots of deer skin to protect his hands and feet from the cold. Finally he picked up the gun he had cleaned so carefully the day before. तो चलिए, फर्स्ट और लास्ट भी हमने देख लिया. अब हमें ऑप्शंस पर नजर डालनी चाहिए. P या तो Q. पहले ये डिसाइड किया जाता है कि P होगा पहला कि Q. दिमाग लगाओ. चलिए मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपका माइंड अच्छा काम करे. दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ Atatürk. It was a cold day, but Atatürk would be warm. For the first time he was going to hunt seals alone. बताइए अब पहला कौन सा होगा? आपका आंसर निकल आएगा बहुत तेजी से. मुझे लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि पहली बार वो जा रहा था शिकार करने, सील का, है ना, सील्स का शिकार करने पहली बार जा रहा था जब वो सील का शिकार करने. तो क्यों पहला होना चाहिए. नीचे दो ऑप्शन बचे, दो चले गए. अब क्यू के बाद या तो पी आएगा या आर आएगा. तो चलो पहले पी को ही लगा के देख लो. इट वॉज कोल्ड डे बट Atatürk वुड बी वार्म, सही है. और यहां पर अब देखते हैं, जैसे हमने क्यू के बाद पी लगाया तो फिर आर. फर्स्ट ही पुट ऑन हिज फर्स्ट लाइन्ड जैकेट, देन ही पुट, एकदम सही जा रहा है, आर के बाद एस मैच किया जाता है. देन उसके बाद ही पुट ऑन mittens and boots of deer skin to protect his hands and feet from the cold.
करेक्ट आंसर आपका बनेगा RQPRS, यानी कि बी इज द राइट अल्टरनेटिव। मुझे पता है कि ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन इनका भी थोड़ा ना थोड़ा आना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस इसी का नाम है। आई होप कि आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। यदि प्रैक्टिस अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यू ऑल आर सजेस्टेड टू शेयर योर स्कोर। और यदि आप इसमें से आज के जो सेशन है हमारा, इसमें यदि आप 27 करते हैं तो मैं आपको क्वालिफाई समझूंगा। तो फटाफट अपना स्कोर शेयर करिए और जरूर इस सेशन के बारे में बताएं। आप निश्चित तौर पर डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।